सर हाँ आज एक क्लास हुआ कि दो ठो? क्या? आज एक क्लास है कि दो ठो? एक ही क्लास है ना। इस द रूटीन में तो एक ही है, तो आज एक ही करवाइएगा ना? हाँ एक ही क्लास होगा। ठीक। चलो कल हम लोग क्या पढ़े थे, कॉमन इमीटर का पढ़ लेते। कॉमन इमीटर हमारा खत्म हो गया था, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या कहते हैं उसका एम्पलीफाइंग एक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में हम क्या बताए थे कि ट्रांजिस्टर 3 इनपुट टर्मिनल डिवाइस है। उसमें हमको क्या करना पड़ता है, दो दो इनपुट और दो आउटपुट के लिए। तो एक इनपुट को हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, कॉमन रखना होता है। तो अब पहले हम लोग पढ़े थे कॉमन बेस, जब बेस को कॉमन कर दिए थे तब क्या हुआ था देख लेते। अब हम देखेंगे कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब इमीटर को कॉमन रखेंगे तो ट्रांजिस्टर का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। इमीटर को कॉमन रखेंगे मतलब इमीटर को ग्राउंड कर देंगे, जीरो पोटेंशियल पे रखेंगे, इमीटर को ग्राउंड कर देंगे। कॉमन बेस में बेस को ग्राउंड कर दिए थे। तो आपको पता ही है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट, जब ट्रांजिस्टर को हमको, ट्रांजिस्टर का बेसिक काम क्या होता है, एम्पलीफायर का काम होता है। तो एम्पलीफायर का एक्शन कब होता है, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में ऑपरेट करता है। सैचुरेशन में क्या करता है, सैचुरेशन और कट ऑफ में ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो इसका हम पहले एम्पलीफायर की तरह एक्शन देखेंगे। एम्पलीफायर की तरह एक्शन देखेंगे मतलब ये एक्टिव मोड में काम करेगा। एक्टिव मोड में काम करने के लिए क्या होना चाहिए, बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस जंक्शन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे। तो उसी तरह से हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए एन पी एन, ये यहाँ पे कलेक्टर था, यहाँ पे पी वाले टर्मिनल पे बेस था और एन इमीटर था। तो इसको थोड़ा सा उस पर सीधा करके लगाए थे, थोड़ा उल्टा करके लगा दिए, इस तरह से घुमा के लगा दिए, मतलब कि हमारा जो इमीटर है वो क्या हो जाए, कॉमन आ जाए इनपुट और आउटपुट पे, और इमीटर कॉमन आ जाए, इमीटर ग्राउंड से कनेक्टेड हो। तो हमको क्या करना है, बेस इमीटर जंक्शन, तो ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। हमको क्या करना है, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। तो यहाँ पे हम बैटरी का सप्लाई दे दिए VBB। इसमें क्या किया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है और क्या कहते हैं निगेटिव टर्मिनल N टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन। इधर आउटपुट जंक्शन में देख लीजिए, इस साइड में हमारा क्या हो गया, ये कलेक्टर है C, कलेक्टर को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए और ये इसको हम लोग क्या कर दिए, ये हमारा P, ये P जो है हमारा, ये क्या किससे कनेक्ट हो गया, ये हमारा निगेटिव से कनेक्ट। बस हम इसको देख रहे हैं कि ये हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये ऑब्वियसली है कि ये हमारा निगेटिव से कनेक्ट होगा। इसका निगेटिव जा रहा है यहाँ पे और ये ग्राउंड है, ये यहाँ पे ये ग्राउंड है, इधर निगेटिव जा रहा है, तो मतलब ये P भी किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो मतलब क्या हो गया, N पॉजिटिव से और P निगेटिव से, तो मतलब ये वाला जंक्शन जो हो गया हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन, हमारा क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। और इमीटर बेस जंक्शन हमारा क्या हो गया, बेस इमीटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इस तरह से हम क्या किए, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इसका हम बाइसिंग कर दिए। तो एक बार इसका हम ट्रांजिस्टर के रूप में डायग्राम देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर की तरह डायग्राम क्या होता है, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो तो इमीटर करंट का जिधर डायरेक्शन होगा वो होता है इधर, अगर पीएनपी होता तो इमीटर करंट का डायरेक्शन ऐसा होता, इधर उल्टा होता, अपोजिट होता। तो ये हमारा क्या हो सर गया। एक बार फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ, ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर की तरह काम करता है तो किस रीजन में ऑपरेट करता है, एक्टिव, सैचुरेशन या कट ऑफ, बताओ, कल बताए थे। एक्टिव में। एक्टिव में कन्वर्ट, एक्टिव मोड में कन्वर्ट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम करवाना है तो हम क्या करेंगे, उसका बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे और क्या कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, ये बेस यहाँ पे P बेस और यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, P और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे। तो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या कि यहाँ पे बैटरी लगा है, जो बैटरी लगा है उसका पॉजिटिव टर्मिनल
P का टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड और N का निगेटिव से कनेक्टेड। तो क्या हो गया हमारा ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। अब इधर देखो कलेक्टर बेस जंक्शन P और N, ये भी P और N है, तो यहाँ पे N किससे कनेक्टेड हो गया, पॉजिटिव से अपोजिट हो गया, और P किससे हो गया, निगेटिव से। P निगेटिव से कैसे हो गया, यहाँ तक तो जीरो ही है, यहाँ तक जीरो है, तो ये मतलब किससे कनेक्टेड है, ये हमारा निगेटिव से कनेक्टेड है P टर्मिनल। तो हमारा क्या हो गया, ये कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा हो गया रिवर्स बाइस, और क्या कहते हैं हमारा इमीटर बेस जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बाइस। तो ये हम इसका बाइसिंग कर दिए। जब इसका हम बाइसिंग कर दिए तो इसमें करंट का रिएक्शन हो गया, IB करंट इधर जा रहा है, और क्या कहते हैं IC करंट हमारा इधर जा रहा है, इधर से IC करंट इधर जा रहा है, और इमीटर करंट इधर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब करंट इधर से निकल रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, और इमीटर ये करंट क्या होगा आएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, IE इक्वल टू IC प्लस IB। ये जो दोनों इक्वेशन जो हम उसमें करवाए थे, IE इक्वल टू IC प्लस IB और IC इक्वल टू अल्फा ई प्लस ICBO, जो कॉमन बेस के लिए करवाए थे, ये एक्टिव मोड में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, चाहे कॉमन बेस हो, चाहे कॉमन कलेक्टर हो, चाहे कॉमन इमीटर हो, हर जगह ये इक्वेशन वैलिड होगा। ये इक्वेशन तीनों में वैलिड है, तीनों में ये इक्वेशन एक्टिव मोड के लिए वैलिड है। बस ये किस तरह से ICBO ICO में चेंज हो जाएगा, बस उसको हमको देखना है कि कैसे। मेन आपका वही था, बस उसी को एनालाइज करके इसको हम सीखेंगे। तो हम क्या किए, कॉमन इमीटर के लिए दोनों बेस इमीटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस और बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिए। तो इसका आप सिंबल देख लीजिए, इसका सिंबल इस टाइप से है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, बेस है, ये बेस टू इमीटर जंक्शन वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, इनपुट में हमारा क्या आ जाएगा, बेस इमीटर वोल्टेज, और आउटपुट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कलेक्टर है, यहाँ पे हमारा इमीटर है, तो क्या हो जाएगा VC, आउटपुट पे हमारा आ जाएगा VC। तो कॉमन बेस वाले में हमारा क्या आया था, आउटपुट पे आया था VCB और इनपुट पे था VB। यहाँ भी इनपुट पे हमारा VB रहेगा, लेकिन आउटपुट पे क्या आ जाएगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा आउटपुट क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल, तो कलेक्टर से लेकर के इमीटर तक का पोटेंशियल। तो VC वोल्टेज हो गया हमारा आउटपुट, और क्या कहते हैं VB वोल्टेज हो गया हमारा इनपुट। तो VB वोल्टेज इनपुट कैसे हो गया, तुम बोलोगे सर कि यहाँ पे तो VB जो सप्लाई वोल्टेज लगाया है वही इनपुट वोल्टेज होना चाहिए। तो वो इनपुट वोल्टेज इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस भी होता है, क्योंकि कोई भी वोल्टेज सोर्स होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज में कुछ रेसिस्टेंस लगा होता है, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो VB के बराबर तो इनपुट वोल्टेज हमारा पे यहाँ पे क्या होता है, VB होता है। VB माइनस यहाँ पे जो कुछ ड्रॉप होगा तो वो VB के बराबर नहीं ना होगा, इसलिए VB इक्वल टू VB नहीं होगा। तो इनपुट वोल्टेज हमारा VBE होगा। यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस लगा होता है, अगर दिखा देंगे, अभी सिंपलिसिटी के लिए नहीं दिखा है, लेकिन ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो उसके सीरीज में रेसिस्टेंस लगा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमारा VBE हो गया। ये जो तुम बोलोगे बैटरी का जो वोल्टेज है VBB, वो इनपुट वोल्टेज नहीं होगा, ये हम बैटरी दे रहे हैं बाइसिंग के लिए, इसका कुछ अपना रेसिस्टेंस भी होता है। तो इनपुट वोल्टेज हमारा VBE होगा। और इधर आउटपुट वोल्टेज हमारा, तुम बोलोगे आउटपुट वोल्टेज सर VCC होना चाहिए, तो VCC नहीं होगा क्योंकि इस कोई भी वोल्टेज सोर्स का एक प्रैक्टिकल कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज यहाँ से अगर हम लेंगे तो VCE होगा, इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो ये VCE इक्वल टू VCC के बराबर नहीं होगा। आउटपुट वोल्टेज हमारा VC से लेकर के E तक होगा। ये हमारा बैटरी है बाइसिंग के लिए, और इसका कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। तो हम लोग ये दो इक्वेशन पढ़े थे पहले, IE इक्वल टू IC प्लस IB और IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। अल्फा क्या था, कॉमन बेस का करंट गेन था, और ICBO क्या था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में रिवर्स सैचुरेशन करंट था। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, ये कॉमन कलेक्टर हो चाहे कॉमन इमीटर हो, सबके लिए एक्टिव मोड में वैलिड होगा, क्योंकि एक्टिव मोड में हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या था कि बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। तो वही काम हम यहाँ भी किए हैं, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किए हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किए हैं। बस इनपुट आउटपुट पे कॉमन हम किसको लिए हैं, इमीटर को, उसमें इनपुट आउटपुट पे कॉमन किसको लिए थे, बेस को। तो यहाँ पे तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा इनपुट करंट क्या हो गया, IB, और इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, VB। वहाँ पे क्या था, इनपुट करंट हमारा IE था और इनपुट वोल्टेज तो हमारा VB, वहाँ भी VB था, यहाँ भी VB है, लेकिन इनपुट करंट यहाँ पे क्या है, अब हमारा IB है, क्योंकि IB हमारा इनपुट पे आ रहा है, VB यहाँ पे ड्रॉप होगा तो IB इनपुट करंट हो गया। और आउटपुट करंट उसमें भी हमारा IC था और इसमें भी हमारा आउटपुट करंट क्या रहेगा, IC ही रहेगा। बस फर्क क्या हुआ, इनपुट जो हमारा करंट IE की जगह पे IB आ गया और आउटपुट वोल्टेज चेंज हो गया, VCB की जगह पे VCE आ गया, और आउटपुट करंट IC जैसे उसमें था वैसे इसमें ही रहेगा।
तो वो जो इक्वेशन हम पढ़े थे वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिव मोड के लिए वैलिड है। तो उसी इक्वेशन को एनालाइज करके हम कॉमन इमीटर के लिए कुछ डेरिवेशन करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या था, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ये हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ से था कि किसी भी नोड पे दो करंट, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो ये उससे था, और ये हम आईसी के लिए ड्राइव किए थे, आईसी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आईसी बी ओ। अब देखिए, अब ये जो हमारा इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, तो इस आई के जगह पे हम आईसी प्लस आई बी पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आईसी इक्वल टू, यहाँ पे आई के जगह पे हम क्या पुट कर दिए, आई के जगह पे हमारा क्या है, आईसी प्लस आई बी। तो आई की जगह पे आईसी प्लस आई बी पुट कर दिए तो अल्फा इंटू आईसी प्लस आई बी प्लस आईसी बी ओ। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आईसी इक्वल टू अल्फा आईसी प्लस आईसी इक्वल टू अल्फा आईसी प्लस अल्फा आई बी प्लस आईसी बी ओ। अब क्या करते हैं, अल्फा आईसी वाले को इधर ले गए, अल्फा आईसी वाले को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आईसी माइनस अल्फा आईसी, आईसी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो इसको हम इधर ले गए, इसको हम इधर ले गए तो माइनस हो गया और अल्फा कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा इंटू आई इक्वल टू अल्फा आई बी इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया 1 माइनस अल्फा इंटू आई सी इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ। अब कुछ हम डिराइव कर रहे हैं तो अब जो दोनों इक्वेशन में 1 माइनस अल्फा से डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या करेंगे 1 माइनस अल्फा से हम डिवाइड कर देंगे। इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हमको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना है, मतलब मैथमेटिकली। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 माइनस अल्फा, तो इसको 1 माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आईसी बच जाएगा। यहाँ पे अल्फा से डिवाइड करें, 1 माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू आई बी। इसको हम क्या करते हैं 1 माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस अल्फा इंटू आई सी बी ओ। अब देखिए, अब यहाँ पे जो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है, इसको हम लोग कॉमन इमीटर बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इस टर्म को अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा को हम लोग डिफाइन करते हैं बीटा। अल्फा माइनस अल्फा को हम लोग बीटा डिफाइन करते हैं। तो अगर बीटा प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 1 माइनस अल्फा आया था, तो अगर इसको हम बीटा डिफाइन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गया एक, क्या कहते हैं, ये इक्वेशन आ गया आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। इसको हम लोग बीटा डिफाइन कर दिया अल्फा माइनस 1 अल्फा को, और क्या कहते हैं ये जब इसको बीटा डिफाइन करेंगे तो 1 बाई 1 माइनस अल्फा क्या आ जा रहा है हमारे पास में बीटा प्लस 1 आ जा रहा है। तो हमारा फाइनल इक्वेशन ये बन गया आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा 1 प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, हम क्या बताएं कि जो दोनों इक्वेशन था एक्टिव मोड में सबके लिए वैलिड था। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा 1 प्लस आई सी बी ओ। अब ये क्या है, बीटा आई सी बी ओ में बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब आई सी बी ओ हमारा क्या था रिवर्स सैचुरेशन करंट था, उसमें कुछ कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। तो मतलब करंट तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट ही रहा, लेकिन कुछ कांस्टेंट फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया। तो ये जो पूरा रिवर्स सैचुरेशन करंट था बीटा 1 प्लस आई सी बी ओ, जो हमारा इस अभी जो बना इक्वेशन को रिजॉल्व करके, तो इसको हम लोग नया नाम दे दिए आई सी ओ। आईसीओ नाम इसलिए दे दिए क्योंकि अभी जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, कॉमन इमीटर के लिए। तो ये जो पूरा रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसमें कि बीटा 1 प्लस फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका हम लोग नाम दे दिए आईसीओ, मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट इन कॉमन इमीटर रीजन। यहाँ पे बी लगा हुआ था तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इन कॉमन बेस रीजन, और ये पूरा का पूरा टर्म बीटा 1 प्लस आईसीबीओ क्या हो गया, इसका हम लोग नाम दे दिए आईसीओ, मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट इन कॉमन इमीटर रीजन। तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो बना वो बना आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ओ, वेयर आई सी ओ इक्वल टू क्या हो गया बीटा 1 प्लस आई सी बी ओ। तो ये हमारा बन गया क्या कहते हैं आउटपुट करंट का इक्वेशन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और हम जानते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट कुछ भी हो, चाहे थोड़ा बढ़ भी गया हो बीटा 1 प्लस मल्टीप्लाई करने से, लेकिन फिर भी रिवर्स सैचुरेशन करंट तो बहुत कम ही होता है, वो कभी भी क्या करेगा, वो बीटा आई बी के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई सी ओ इज मच लेस देन बीटा आई बी। कुछ भी है तो रिवर्स सैचुरेशन थोड़ा मल्टीप्लाई भी हो गया बीटा फैक्टर से, बीटा 1 प्लस फैक्टर से, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट तो बहुत कम ही होता है, तो हमेशा तो हर हाल में बीटा आई बी से तो कम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई सी ओ इज मच लेस देन बीटा आई बी। तो आई सी ओ इज मच लेस देन बीटा आई बी, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, और बीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा आई सी अपॉन आई बी।
तो ये बीटा जो इक्वल टू IC अपन IB, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा आउटपुट करंट क्या है? IC। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या है? आउटपुट करंट है हमारा IC और इनपुट करंट क्या है? हमारा IB। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ये हमारा यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर दिए, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट इक्वल टू बीटा। तो बीटा इक्वल टू आ गया IC प्लस IB। उसी तरह हमारा कॉमन बेस में क्या था? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट क्या था? अल्फा था, और अल्फा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 था। यहाँ पे बीटा क्या, वहाँ पे आउटपुट करंट क्या था? IC, और इनपुट करंट क्या था? IE, वो क्या था? अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE। यहाँ पे हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफाइन हो गया? आउटपुट करंट IC अपॉन IB, और उसका नाम हम लोग क्या दे दिए? बीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया? IC प्लस IB। बीटा इज कॉल्ड एज, बीटा को हम लोग कहते हैं, बीटा इज कॉल्ड एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। तो बीटा का हम लोग यहाँ पे हम लोग बीटा को बोल रहे हैं कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन इमीटर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट IC होता है और इनपुट करंट IB होता है। तो बीटा इज कॉल्ड द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर करंट इन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। और बीटा का जो टाइपिकल वैल्यू होता है वो 50 से लेकर के 400 के बीच में होता है। जैसे कि अल्फा का टाइपिकल वैल्यू हम बताए थे कि या तो 0.95 से लेकर के 0.98 तक होता है। उसी तरह बीटा का वैल्यू टिपिकली किसी भी ट्रांजिस्टर में 50 से लेकर 40 तक आता है। जब ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर होता है तो वहाँ पे बीटा अल्फा का वैल्यू डिफाइन किया होता है। कोई भी ट्रांजिस्टर, चाहे तुम ट्रांजिस्टर मार्केट से खरीद के लाओगे तो तुमको उस पर अल्फा और बीटा का वैल्यू लिखा हुआ रहेगा। अब तुम उस ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर मोड में लगाओ कि कॉमन कलेक्टर मोड में लगाओ किसी सर्किट में, कि कॉमन बेस में तुम उसको लगाओ। तुम सर्किट अगर बाहर से ट्रांजिस्टर खरीद के लाते हो तो तुम सर्किट के अकॉर्डिंग उसमें लगाओगे, और उस सर्किट में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होगी तो इमीटर को कॉमन कर दोगे, अगर कॉमन बेस की जरूरत होगी तो बेस को कॉमन कर देंगे। तो उस तुम्हारा बीटा और अल्फा का वैल्यू पहले से स्पेसिफाई रहता है ट्रांजिस्टर में। बीटा का वैल्यू हमेशा 50 से लेकर के 40 के बीच में होता है। तुम जाओगे मार्केट में खरीदने के लिए तो बोलोगे हमको ट्रांजिस्टर दीजिए जिसका कि बीटा क्या कहते हैं 60 हो और अल्फा क्या कहते हैं इतना 0.3 हो या 0.4 हो। तो उस तरह से ट्रांजिस्टर आपको मार्केट में मिलता है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू ट्रांजिस्टर में हमेशा पहले से डिफाइन होता है, और उसको आप किसी भी रीजन में, किसी भी मोड में ऑपरेट कर सकते हो, कॉमन बेस में, कॉमन कलेक्टर में और कॉमन इमीटर में। तो हमारे पास बीटा क्या आ गया? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आ गया, इनपुट आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। अब देखते हैं जो हमारा बीटा है वो अल्फा से किस तरह से ये चेंज है, मतलब यहाँ पे क्या फर्क हो रहा है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो हम ट्रांजिस्टर में क्या देखें? इनपुट करंट हमारा IB था, इनपुट वोल्टेज VB था। हम पढ़े थे कि अल्फा का टिपिकल वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कितना आया था? IC अपॉन IE, क्योंकि वहाँ पे हमको IC और IE करीब करीब बराबर आ चुका था कॉमन बेस में। तो अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम 1 आ रहा था या हमेशा लेस देन 1 आ रहा था। और बीटा का टिपिकल वैल्यू हम क्या बताए थे? 50 से 400 के बीच में रहता है। तो पहला केस हम कंसिडर कर रहे हैं कि मान लो अल्फा इक्वल टू 0.98 मान लेते हैं। अल्फा इक्वल टू अगर हम 0.98 ले लिए तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीटा इक्वल टू क्या है? अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो 0.98 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.98, तो हमारे पास बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। उसी तरह दूसरा केस ले लेते हैं, हम क्या बताए थे? 95 से 98 के बीच में वैरी रहता है अल्फा का वैल्यू। दूसरा केस ले लेते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या कहते हैं? 0.95। तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.95 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.95, तो कितना आ जाएगा? 19। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माइन्यूट चेंज इन अल्फा, बस 0.03 का चेंज किए हैं हम अल्फा में, बस 0.03 का चेंज किए हैं अल्फा में। तो कितना का चेंज हो गया बीटा में? 49 से सीधा 19 पे आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि माइन्यूट चेंज इन अल्फा सिग्निफिकेंट चेंज इन बीटा, मतलब थोड़ा सा बस 0.03 का हम चेंज किए हैं और कितना आ गया हमारा? 49 से लेके सीधा 19 पे आ गया बीटा का वैल्यू। तो हम लोग क्या बोले यहाँ पे? अच्छा, अब किसी भी ट्रांजिस्टर को हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं। ट्रांजिस्टर जो हमारा जनरली डिजाइन होता है एम्पलीफायर के लिए, और एम्पलीफायर में भी बेसिकली किसके लिए डिफाइन होता है? वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए। While generally transistor works as a voltage amplifier, while in common emitter configuration it works as a current amplifier. तो common emitter में ये current amplifier की तरह कैसे काम कर रहा है इसको हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि IB इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर, IB क्या हो गया? हमारा इनपुट करंट, और बीटा 100 ले लिए। ट्रांजिस्टर का वैल्यू बीटा हम 100 ले लिए, मान लो 100
तुम दुकान में गए और बोलो कि 100 बीटा वाला हमको, बीटा का वैल्यू 100 वाला हमको ट्रांजिस्टर दीजिए, तो हमारे पास आईसी क्या आ जाएगा, बीटा इंटू आईबी, तो आईसी इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। तो मतलब सीधा क्या हो गया, 1 मिली एम्पियर करंट दी और सीधा हमको आउटपुट पे कितना मिल रहा है, 100 मिली एम्पियर हमको आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस इक्वेशन से, ये हमारा करंट एम्पलीफायर की तरफ बिहेव कर रहा है, जबकि हमारा कॉमन बेस किसके तरफ बिहेव कर रहा था, वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह, और वहाँ पे करंट गेन बिल्कुल 1 से छोटा था, या 1 मैक्सिमम आईसी इक्वल टू आई हो गया था, तो आईसी अपन आई हमारा 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट करंट और आउटपुट करंट में बहुत ज़्यादा, इनपुट करंट अगर 1 मिली एम्पियर दे रहे हैं, तो अगर बीटा का वैल्यू 100 वाला ट्रांजिस्टर ले हैं, तो सीधा आउटपुट करंट हमारा क्या आ जाएगा, 100 मिली एम्पियर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम जो हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस तरह काम करता है, वो करंट एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और जो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था वो किस तरह काम किया था, वो हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम किया था। अब कुछ दो नोट पॉइंट है यहाँ पे। नोट पॉइंट है कि कॉमन बेस में हमारा क्या आया था कॉन्फ़िगरेशन, आईसी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आईसी बीओ। यही इक्वेशन हमारा कॉमन इमीटर के लिए भी वैलिड है, लेकिन यहाँ पे इसको हम नया टर्म डिफाइन कर दिए। क्या हो गया, ये हमारा हो गया बीटा आई बी प्लस बीटा 1 प्लस आई सी बी ओ। तो इसका मतलब हो गया द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीकेज करंट इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन इज मोर एज कम्पेयर टू सीबी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे आईसीबीओ था, अब यहाँ पे आईसीबीओ में क्या मल्टीप्लाई हो गया, बीटा प्लस 1। तो इससे हम बोल सकते हैं जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था उससे ज़्यादा हमारा क्या आ रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट किस तो उससे ज़्यादा रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा किस में आ रहा है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा, मतलब एज कम्पेयर टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट आ रहा है। और इसका हम लोग क्या नाम दिए थे, बीटा 1 प्लस आईसीबीओ का आईसीईओ। आईसीईओ क्यों नाम दिए थे, क्योंकि कॉमन इमीटर की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स सैचुरेशन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉमन इमीटर का इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या लेंगे बताओ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या लेंगे बताओ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ड्रॉ करना था, तो कॉमन बेस को देख करके बताओ कि इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। बताओ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, VBB और VBE के बीच में। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में करंट और वोल्टेज में ना, तो आईबी और वीबी के बीच में, IB और B, हाँ हाँ VB। आईबी और वीबी के बीच में हम क्या करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे। उसमें किस में ड्रॉ किए थे, आई और वीबी के बीच में। इनपुट करंट वहाँ हमारा कॉमन बेस में आई था, तो यहाँ पे बस क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज तो सेम ही है वीबी, लेकिन क्या कहते हैं इनपुट करंट हमारा चेंज हो गया, आईबी हो गया। तो आईबी वर्सेज वीबी का प्लॉट ड्रॉ करेंगे विथ सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ VCE। VCE के कुछ कुछ वैल्यू, मतलब VCE इक्वल टू 4 वोल्ट, VCE इक्वल टू 3 वोल्ट, इस पर्टिकुलर किसी किसी कांस्टेंट वोल्टेज पे हम इस दोनों ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वी प्लॉट IB वर्सेस VB फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VCE। अच्छा, हम बताए थे कि ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, बैक टू बैक डायोड की तरह, उसका हम सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं। एक्चुअली दो बैक टू बैक डायोड ट्रांजिस्टर की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग फोर्स नहीं होता है। मतलब कहने का ये मतलब कि दो बैक टू बैक डायोड को जोड़ देंगे तो वो एम्पलीफायर नहीं बन जाएगा, या वो ऐसे सैचुरेशन या कट ऑफ में काम नहीं करेगा। लेकिन ट्रांजिस्टर का एनालिसिस जो है हम वो दो बैक टू बैक डायोड की तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो बैक टू बैक डायोड है, यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे PN जंक्शन, इसमें P, इसमें N, और इसमें इसके लिए ये P और इसके लिए N। तो दो बैक टू बैक डायोड ऐसे कनेक्टेड है, हम बोल सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, हम बताए बेस इमीटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड वाइस है, तो ये PN जंक्शन इस डायोड के लिए क्या हो गया, ये PN जंक्शन के लिए हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस डायोड की तरह काम करेगा। जैसे उसमें किया था फॉरवर्ड बाइस डायोड की तरह काम, लेकिन यहाँ डायोड थोड़ा सा, उसमें डायोड ऐसे ऐसे बना हुआ था, इसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो ये डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइस डायोड की तरह काम करेगा, बेस इमीटर जो हमारा इनपुट करंट है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होगा, जैसा ही कि फॉरवर्ड बाइस डायोड की तरह हुआ था वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होगा। मतलब VB जब 0.7 वोल्टेज अटेंड कर लेगा सिलिकॉन डायोड के लिए, तब करंट फ्लो होना शुरू होगा। VB क्या होता है, कट इन वोल्टेज 0.7 फॉर सिलिकॉन और 0.2 फॉर जर्मेनियम।
तो मतलब VB जब 0.2 जर्मेनियम के लिए या 0.7 सिलिकॉन के लिए उससे ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा और एक्सपोनेंशियली करंट बढ़ता चला जाएगा, जैसे डायोड में हुआ था। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि हमको इनपुट करंट IB लेना है और इनपुट वोल्टेज VB, तो इनपुट वोल्टेज VB लेना है, और वो बिल्कुल फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह बात करेगा, क्योंकि बेस इमीटर जंक्शन हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस है, तो बिल्कुल फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह काम करेगा। और 0.7 जब कट इन वोल्टेज आ जाएगा तो वहाँ से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना शुरू करेगा। मतलब VB इज ग्रेटर देन VB। VB क्या है, बैरियर पोटेंशियल, जो कि हमारा बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, कट इन वोल्टेज, उसके लिए कुछ कट इन वोल्टेज होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.2। तो उसके बाद से बिल्कुल फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह ये ग्राफ क्या है, ड्रॉ होगा। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स of common emitter transistor is plotted between IB and VB and the graph is similar to forward bias diode। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं, ड्रॉ। अब यहाँ पे भी अर्ली इफेक्ट का सीक्वेंस आएगा। अर्ली इफेक्ट का सीक्वेंस कैसे आएगा उसको हम समझते हैं। यहाँ भी अर्ली इफेक्ट का सीक्वेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे अर्ली इफेक्ट में हमारा आई इमीटर करंट चेंज हो रहा था, यहाँ पे अर्ली इफेक्ट के चलते हमारा बेस करंट चेंज होगा। किसके लिए चलते चेंज होगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ VC के चलते। वो कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए VC को इंक्रीज, अर्ली इफेक्ट हमारा कॉमन बेस में क्यों आया था, जब हम कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे। रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे तो बेस विड्थ पेनिट्रेट कर रहा था इस रीजन में, और क्या कहते हैं, जगह छेक लिया था और थोड़ा ही से जगह बचा था रिकॉम्बिनेशन के लिए। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए जगह जो बचा था, तो एक्चुअली जो बेस करंट होता है हमारा रिकॉम्बिनेशन करंट होता है। तो हमारा क्या होता है, हमारा बेस करंट, बेस में रिकॉम्बिनेशन कम होता है, और क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन करंट जो IB होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली जब हम VC को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, VC को बढ़ाएंगे तो हमारे पास में VCB बढ़ेगा। VCB क्यों बढ़ेगा, क्योंकि VC इक्वल टू क्या हो गया, लिखे हैं कि नहीं हम कहीं पे, अच्छा चलिए नहीं लिखे। एक्चुअली हमारा VC जो है, यहाँ VC इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, VC अगर VC यहाँ से लेके यहाँ VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC से लेके VB, VCB प्लस VB और VCB को जोड़ेंगे तब हमारा किसके बराबर हो जाएगा, VC। तो एक इक्वेशन यहाँ पे और होगा, VC इक्वल टू VCB प्लस VBE, VCB इक्वल टू VCB प्लस VB। तो VB तो हमारा फिक्स है 0.7 या 0.5, कुछ भी जो है वो हमारा फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम VC को इंक्रीज करेंगे तो हमारा VCB इंक्रीज करेगा, क्योंकि VC इक्वल टू क्या होगा, VCB प्लस VBE। वहाँ ट्रांजिस्टर के डायग्राम से देख लीजिए, इक्वेशन लिखना छूट गया, हम नहीं लिखे हैं, लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से देख लीजिए। VC यहाँ VC से लेकर के VC इक्वल टू क्या हो गया, VC माइनस VE। तो VC माइनस VE इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, VCB, यहाँ कलेक्टर टू बेस V से B प्लस B से E। तो ये VCB प्लस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCB प्लस VBE। तो VB तो हमारा फिक्स है 0.7 या 0.2 कांस्टेंट होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए। तो VC को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब एक्चुअली क्या बढ़ेगा, इसका मतलब VCB बढ़ेगा। जब VC को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, VCB बढ़ेगा। और जब ये कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज बढ़ा तो बिल्कुल उसी तरह जैसा कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज बढ़ाने पे हमारा क्या हो रहा था, अर्ली इफेक्ट आ रहा था, तो यहाँ भी हमारा अर्ली इफेक्ट आ जाएगा। कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज बढ़ेगा तो विड्थ इंक्रीज करेगा, ये वाला विड्थ इंक्रीज करेगा, डिप्रेशन रीजन का विड्थ जो होगा वो पेनिट्रेट करेगा बेस रीजन की तरफ, क्योंकि बेस रीजन हमारा लाइटली डोप्ड होता है, तो डिप्रेशन रीजन उधर ही पेनिट्रेट करता है। तो इफेक्टिव बेस विड्थ जो है उसका वो डिक्रीज कर जाएगा और रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारा कम होगा। रिकॉम्बिनेशन कम होगा तो IB करंट जो हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बस वैसे ही VC इंक्रीज किए तो VC इक्वल टू VCB प्लस VBE लिख लेना, VC इक्वल टू
VCB प्लस VB। तो VB तो कांस्टेंट है 0.7 या 0.2 जो हमारा होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए। तो बढ़ेगा क्या? तो बढ़ेगा VCB। जब VC को इंक्रीज करेंगे VCB बढ़ेगा, और VCB बढ़ने के बाद जैसा आपका कॉमन बेस में हुआ था कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज जो हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज है उसको जैसे ही हम बढ़ाते चलते हैं तो क्या होता है, विड्थ इंक्रीज करता है, इफेक्टिव बेस भी डिक्रीज करता है, और IB क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा। तो बस वही कुछ डायग्राम हो गया। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ VC के लिए हमारा ये जो ग्राफ जो हम ड्रॉ किए थे 0.7 से शुरू होता है वो कुछ चेंज होगा। जब VCB 20 वोल्ट है तो मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है। जब VCB 10 वोल्ट कर दिए तो हमारा क्या होगा, IB इंक्रीज करेगा। जब हम बोल रहे हैं VC इंक्रीज कर रहा है तो IB डिक्रीज कर रहा है। उसी तरह हम बोल सकते हैं जब VC डिक्रीज करेगा तो IB क्या करेगा, IB हमारा इंक्रीज करेगा। तो हम जब VCB हमारा डिक्रीज कर रहा है यहाँ से 10 वोल्ट फिर 1 वोल्ट, तो IB हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये VCB 20 वोल्ट के लिए डायग्राम हो गया, VCB 10 वोल्ट के लिए हो गया, और VCB 1 वोल्ट के लिए हो गया। तो अर्ली इफेक्ट के चलते यहाँ पे क्या हो गया, अर्ली इफेक्ट के चलते हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, बेस करंट अगर हम इंक्रीज कर रहा है जब हम VCE को डिक्रीज कर रहे हैं, और फिर VCE को इंक्रीज करेंगे तो बेस करंट डिक्रीज करेगा। तो VCE डिक्रीजेज व्हेन IB इंक्रीजेज। तो इसको ध्यान में रख के VCE का वैल्यू कुछ डिक्रीमेंट वैल्यू लेकर के इमीटर करंट को बढ़ा के दिखा देना है। तो ये हो गया हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। बिल्कुल वैसा ही था, बस थोड़ा सा फर्क है। बस फर्क ये था कि यहाँ पे इनपुट करंट IB हो गया और आउटपुट वोल्टेज हमारा VB हो गया, इनपुट वोल्टेज हमारा VB हो गया, यहाँ पे VB होगा, इनपुट वोल्टेज हमारा VB हो गया। सर ऊपर में लिखे हैं हाँ बोलो। VC बढ़ेगा तो IB घटेगा, और हाँ फिर नीचे में लिखे हैं VC घटेगा तो IB बढ़ेगा। ओ सही है सर। सही है ना, सही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में ड्रॉ करेंगे बताइए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ड्रॉ करेंगे। तो कॉमन इमीटर में आउटपुट करंट क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है बताइए। कॉमन इमीटर में आउटपुट करंट क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है। IC और VC। हाँ हाँ ठीक है, IC और VC। तो VC इक्वल टू क्या है, VCB प्लस VB। तो यहाँ पे हम IC और VC के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग क्या करेंगे, IC और VC के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ IB। कभी IB इक्वल टू 0, कभी IB इक्वल टू 0.2 या 0.3, कुछ कुछ वैल्यू लेंगे। तो उस हिसाब से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हम तो डायोड बोले हैं कि डायोड हमारा क्या किस तरह है, बैक टू बैक डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ भी क्या कहते हैं, जो हम आउटपुट वोल्टेज VC और आउटपुट करंट IC के वोल्टेज में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किस तरह का होगा, वो इस तरह का होगा कि देखिए IC का इक्वेशन क्या है, IC का इक्वेशन है बीटा IB प्लस बीटा 1 प्लस ICBO। तो जब IB हमारा 0 वोल्ट होगा, जब IB हमारा 0 हो जाएगा, जब मान लीजिए कभी IB हमारा 0 है तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 प्लस ICBO। और बीटा 1 प्लस ICBO क्या है, कुछ भी है तो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, कितना भी होगा तो बहुत कम होगा। तो अगर मेन करंट के अगर क्या कहते हैं इनपुट करंट या आउटपुट करंट के कंपेरिजन में देखें तो जब हम IB इक्वल टू 0 मिली एम्पियर लिए हैं तो क्या हो रहा है, सिर्फ रिवर्स सैचुरेशन करंट बीटा 1 प्लस ICBO फ्लो कर रहा है, जो कि बहुत कम है। जो कि ये वाला ग्राफ जो सबसे पहले वाला ग्राफ है बिल्कुल कम है वैल्यू इसका, और ये हमारा IB इक्वल टू 0 मिली एम्पियर। तो जब IB इक्वल टू 0 मिली एम्पियर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, IC की जगह पे क्या आ रहा है, सिर्फ हमारा बीटा 1 प्लस ICBO, जो कि बहुत छोटा है। तो बहुत कम करंट ICO यहाँ पे हमारा IB इक्वल टू 0 लेंगे तो फ्लो करेगा। उसी तरह क्या कहते हैं, जब हम IB इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर लेंगे, मान लो कुछ वैल्यू ले रहे हैं तो IC हमारा 5 मिली एम्पियर आएगा। 0.1 ले रहे हैं तो IC हमारा 5 मिली एम्पियर आएगा। उसी तरह IB अगर इक्वल टू अगर हम 0.2 मिली एम्पियर ले रहे हैं तो IC हमारा क्या आएगा, 10 मिली एम्पियर आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक से इसका हम बीटा का वैल्यू देख सकते हैं। बीटा का वैल्यू कैसे देख सकते हैं, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IB। तो मान लो 10 से 5 पे गए, 10 से 5 तो चेंज इन IC, तो IC कितना चेंज हो गया, 10 माइनस 5, और IB कितना चेंज हो गया, 0.2 में से 0.1। तो बीटा इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास में 50। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक से हम बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है कि बस हम IC और क्या कहते हैं VC के बीच में ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट उस इक्वेशन में क्या कहते हैं डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। IC इक्वल टू बीटा IB जो हमारे पास आ रहा है तो उसमें डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और इस हिसाब से हम उसका कर्व ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली VC इक्वल टू हम क्या बोले थे, VC इक्वल टू हमारे पास में
क्या बोले थे कि VCB प्लस VB, VC इक्वल टू क्या होता है, VCB प्लस VB। अब हमको एक चीज बताना है, ये तो हम देख लिए कि हमारा ऐसा कर्व कुछ ड्रॉ होगा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ IB लेंगे तो क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ हमारा IC आएगा यहाँ पे। अगर क्या कहते हैं जो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या कहते हैं VC और क्या कहते हैं IC के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो अब हमको देखना है कि ये रीजन कौन सा होगा, ये रीजन कौन सा होगा, ये रीजन कौन सा होगा। उसमें भी हम देखे थे ये हमारा एक्टिव था, ये हमारा सैचुरेशन था, ये हमारा क्या था इधर वाला रीजन इधर वाला रीजन हमारा क्या था, कट ऑफ रीजन था। तो इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे भी एक्टिव कट ऑफ कैसे हो रहा है, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे VC इक्वल टू हम क्या बोले कि VCB प्लस VB। तो VC इक्वल टू VCB प्लस VB। अगर VC बढ़ेगा तो क्या होगा, VCB बढ़ेगा, क्योंकि VB तो फिक्स है 0.7 या फिर क्या कहते हैं 0.7 या फिर क्या कहते हैं 0.7 या फिर क्या कहते हैं 0.2, जो भी हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए है। तो इसमें तो हमारा ये फिक्स होता है। तो अगर VC इंक्रीज करेगा तो हमारा फाइनली क्या इंक्रीज करेगा, VCB इंक्रीज करेगा। तो VCB अगर VCB इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या होगा, W इफेक्टिव डिक्रीज करेगा, IB डिक्रीज करेगा, मतलब IC हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि VC को हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब VC इधर इंक्रीज करता चला जाएगा। VC ये वैल्यू है, पहले VC यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, VC इस एक्स एक्सिस पे है। तो VCB का वैल्यू जैसे ही हम ज़्यादा करेंगे तो हमारा क्या होगा, IC इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे VC का वैल्यू हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे मान लो कुछ था, वहाँ पे मान लो कुछ था, यहाँ पे मान लो कुछ था, यहाँ पे कुछ था। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं इंक्रीज कर रहे हैं VC का, तो हमको IC क्या दिख रहा है, IC हमको इंक्रीज दिख रहा है। तो मतलब IC इंक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रीजन है, इस रीजन में जैसे जैसे यहाँ के बाद से जो रीजन है, जहाँ पे VC 0 के बाद से जो रीजन है, 0 के बाद 1 2 3 4, जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको IC भी क्या मिलता जाएगा, IC हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो मतलब IC बढ़ा हुआ मिलेगा। तो IC अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर यहाँ पे हमारा एक्टिव रीजन में है। एक्टिव रीजन है। फोन काट देलहुँ, क्या करै छी, क्लास लऽ रहल छी एखन, बेवकूफ आदमी कहीं के।